वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार यूट्यूब फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और यही शिक्षा का प्रचार प्रसार आगे करना है, क्योंकि माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना है प्रत्येक शिक्षक बंधुओं का, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। आप सभी का सपना साकार हो। बात करेंगे बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे, सीडीपी की बात करेंगे, और क्लास नंबर 37 की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, समावेशी या समेकित शिक्षा की बात कर रहे थे पिछली क्लास में। आज भी हम उनसे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन भी लेंगे, और जो अभी तक 2011 से लेके अभी तक जो आपके एग्जाम पर पूछे गए हैं, समावेशी शिक्षा, समेकित शिक्षा से संबंधित सभी टीटी एग्जाम के प्रश्नों को ला रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह टॉपिक, यह वीडियो, यह गोल्डन क्लास होने वाली है। आई होप प्रत्येक शिक्षक बंधु यहाँ भी ये 30 प्रश्न जो रहेंगे इस क्लास में, आप लोग अच्छे तरीके से अटेंड करेंगे और आप लोगों का फीडबैक भी बेहतरीन होगा। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और इसकी पिछली क्लास से देखने के लिए आई बटन पर लिंक आएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, प्ले लिस्ट मिल जाएगा। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यह राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। साथियों, पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? दूरस्थ शिक्षा के लिए, पर्यावरण शिक्षा के लिए, दिव्यांगजन शिक्षा के लिए, या इनमें से कोई नहीं? अब आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक क्या कहता है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी यहाँ पे फीडबैक कर सकते हैं। तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो सभी लोग जानते हैं दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं। जी हाँ, इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करना, विकलांग व्यक्तियों से संबंधित व्यवसायिक कर्मियों की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना। हम किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना के उद्देश्य की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है आपके देहरादून में, आपके मुंबई में, आपके कोलकाता शहर में, या आपके सिकंदराबाद शहर में है? सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक प्यारे प्यारे भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, सीडीपी में 25 प्लस का स्कोर पाना है। प्रत्येक क्लास का, प्रत्येक सेशन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई होप अभी तक आपका फीडबैक भी आ चुका होगा कि राष्ट्रीय अस्थि विकलांग जो संस्थान है यह कहाँ पर स्थित है। अगर आपका जवाब कोलकाता है तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान आपके कोलकाता शहर में है। राष्ट्रीय वधितार संस्थान आपके देहरादून में है, और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान आपके सिकंदराबाद में है, और राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान आपके मुंबई में है। सुनने की बात करें तो मुंबई की बात करेंगे। अगर आपके पास कोई बच्चा लंगड़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो सिकंदराबाद की बात करेंगे। अगर आपकी बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बधिर सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप फिर देहरादून जा सकते हैं। मतलब देहरा मतलब क्या है? दून मतलब दुगना तेजी से बोलना पड़ेगा, तभी तो सुनाई देगा। और विकलांग कोलकाता की बात करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। विकलांग संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिखाई न दे तो देहरादून की बात करेंगे। दुगनी दृष्टि आप लोग दिखाई दे, क्योंकि दृष्टिबाधित है, दिखाई न देने के लिए देहरादून है। दुगनी तेजी का चश्मा लगेगा तभी दिखाई देगा। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है, चल नहीं पा रहे हैं तो सिकंदराबाद जाइए। और श्रवण विकलांग की बात करें, सुनाई नहीं दे रहा तो फिर आप मुंबई में जाइए, बहुत शोर होता है। ठीक है, मुंबई में बहुत शोर होता है। श्रवण विकलांगता संस्थान की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई है? शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों हेतु, उपर्युक्त में से दोनों, या हष्ट पुष्ट बच्चों के लिए? आप सभी जानते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना का जो उद्देश्य हमने पढ़ा पहले ही क्वेश्चन में। तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई थी? तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए और दिव्यांग बच्चों हेतु, अर्थात यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है उपर्युक्त दोनों सही हो जाएगा। हष्ट पुष्ट बच्चों के लिए नहीं की गई थी।
भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करना था। भारतीय पुनर्वास परिषद को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में सन 1986 में स्थापित किया गया और सितंबर 1992 में भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके द्वारा यह परिषद एक संविधायक निकाय के रूप में 22 जून सन 1993 को अस्तित्व में आई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के, विकलांग व्यक्तियों के, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के या क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है। तो भारतीय इसके जो संविधान अनुच्छेद आर्टिकल 41 एंड 46 है, ये किसके कल्याण से संबंधित है? तो सभी लोग जानते हैं, दो ही ऑप्शन आप लोग करेंगे, एक विकलांग कर सकते हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को करेंगे। लेकिन ऑप्शन जो सही होगा, क्यों हम पढ़ते जा रहे हैं, वह होगा साथियों जो आर्टिकल 41, 46 है, वह आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए इनके कल्याण से संबंधित हो जाएगा। आइए इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 41 क्या कहता है? राज्य अपनी आर्थिक समन्वय और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने की, शिक्षा पाने की और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनिवार्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। ये आर्टिकल 41 है। और आर्टिकल जो 46 क्या कह रहा है? ये आर्टिकल 46 है। आर्टिकल 46 कह रहा है साथियों, क्या कहता है? आइए ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं। आर्टिकल 46 क्या कह रहा है? राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर दिया गया है। आई होप आप लोग समझ पाएंगे और अपना अपना फीडबैक भी करेंगे। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि इसमें निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। मुक्त विद्यालय, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, नियमित विद्यालय या विशेष विद्यालयों में। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो आप लोग जानते भी हैं कि जो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है, वह नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1992, 95, 99 या 2016 की बात करेंगे। देखिए साथियों, पहले तो आपका 1995 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, लेकिन अब 1995 यानी 1995 का जो है, अब ये 2016 जो है वह रूप ले लिया है। अब आप बोलेंगे कैसे ले लिया है, आइए समझ लेते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के संबंधी कानून दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने वर्ष 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का स्थान लिया था। इस अधिनियम में दिव्यांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है और दिव्यांगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। यानी पहले 7 प्रकार के थे, लेकिन अब 21 प्रकार की दिव्यांगता हो गए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह दिव्यांगता के प्रकारों को और अधिक बढ़ा भी सकती है। और इस अधिनियम के तहत बेंचमार्क विकलांगता, बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करेंगे, इससे पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग बेंचमार्क विकलांगता से अभिप्राय है उन लोगों से जो कम से कम 40% विकलांगता से प्रभावित हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अलग राष्ट्रीय तथा राज्य कोष बनाया जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है। शिक्षार्थियों के बीच कोई भाव, विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा, समान शैक्षिक अवसर
ये सभी बच्चों की खान पान संबंधी ज़रूरतों का ध्यान रखना। तो समावेशी शिक्षा का क्या सिद्धांत नहीं हो सकता है, आप सभी लोग जानते हैं। शिक्षार्थियों के बीच भाव की बात कर रहे हैं, ये विशेष शिक्षकों के लिए अलग कक्षा, ये समान शैक्षिक अवसर, ये सभी बच्चों की खान पान संबंधी ज़रूरत का ध्यान रखना। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि विशेष बच्चों के लिए एक अलग कक्षा जो है, यह समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है शिक्षार्थियों के बीच कोई अभाव ना हो, या भाव की बात करेंगे, या समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध होना चाहिए, और सभी बच्चों की खान पान संबंधी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। ये होता है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। लेकिन बी नहीं होगा, इसलिए बी सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न पूछा गया था। आईपीपी, तो आईईपी जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, आईईपी अनुदेश का प्रमुख रूप क्या है? सहकर्मी शिक्षक, व्यक्तिगत पहचान या आकलन हो जाएगा। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो आईईपी अनुदेश का जो प्रमुख रूप होता है वह होता है व्यक्तिगत की बात करेंगे। अर्थात आईईपी का पूरा नाम होता है द इंडिविजुअल की बात करेंगे एजुकेशन प्रोग्राम। जी हाँ, द इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे आईईपी भी कहा जाता है शार्ट रूप में। यह एक दस्तावेज है जो प्रत्येक पब्लिक स्कूल के बच्चे के लिए विकसित किया जाता है जिन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। आईईपी टीम प्रयास के माध्यम से बनाया जाता है। समय समय पर समीक्षा की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस कार्यक्रम को एक व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। आईईपी और इसी तरह कनाडा में इसे एक व्यक्तिगत शिक्षा की योजना के एक विशेष शिक्षा योजना आईईपी के रूप में जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम में एक समतुल्य दस्तावेज को एक व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली कहा जाता है, और सऊदी अरब में दस्तावेज को एक व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर है। समावेशी शिक्षा में योजना को किसके द्वारा पालन किया जाना चाहिए? सार कथन के द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा, कार्यान्वयन के द्वारा या आकलन के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स से फटाफट कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है एग्ज़ाम को फतेह करना, सिलेक्शन पाना, जसवाल सर सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं। प्रत्येक शिक्षक बंधु को नमन करते हैं। साथियों, समावेशी शिक्षा में जो योजना को जो है किसके द्वारा पालन किया जाता है? तो कार्यान्वयन के द्वारा जो है पालन किया जाता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? एक शिक्षक के रूप में, जी हाँ दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में, एक अध्यापक अध्यापिका के रूप में जब आप एक समावेशी कक्षा में काम कर रहे होते हैं तो आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बंधु बनेंगे, तो एक शिक्षक के रूप में जब आप एक समावेशी कक्षा में काम कर रहे होते हैं तो आपकी जो भूमिका होगी वह दंड देने वाले में होगी, देखभाल करने में होगी, अन्वेषक के रूप में होगी या सहायक के रूप में होगी। सभी कमेंट कीजिएगा। तो दंड देने वाला तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब बचता है देखभाल करना, अन्वेषक करना या सहायक करना। तो देखभाल करने वाला भी नहीं हो सकता है, अन्वेषक और सहायक बचता है। तो सभी लोग जानते हैं समावेशी कक्षा में जो काम कर रहे होते हैं, जो उसमें भूमिका होनी चाहिए शिक्षक के रूप में, एक सहायक के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तित्व भिन्नताएँ जो हमारे रंग, रूप, कला, गुण आदि सब में होती है, सोच में होती है, ठीक है। तो व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ क्या होता है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता के समान और एक जैसे होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ है कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग, इनमें जो विविधता तथा विचलन को क्या कहा जाता है? भावात्मक अंतर, भौतिक अंतर, मानसिक अंतर या इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग, विविधता का तथा विचलन को क्या कहा जाता है? आपका जवाब होगा वही हो जाएगा साथियों, भौतिक अंतर की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में वे विभिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग
आँखों व बालों का रंग, पैर आदि से दूसरे से अलग होते हैं। ये भावात्मक भेद कहलाता है, शारीरिक भेद कहलाता है, मानसिक भेद कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु। साथियों, व्यक्ति में वे विभिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आँखों, बालों का रंग, पैर आदि से दूसरे से अलग होता है। देखिए यहाँ पे आपको भावात्मक भेद भी कह सकते हैं, लेकिन आप कह रहा होगा शारीरिक भी हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सही रहे, यहाँ पे शारीरिक ही होगा, क्योंकि कद, वजन, त्वचा का रंग, आँख, बाल, रंग, पैर दूसरे से अलग होते हैं, किसके कारण ये शारीरिक भेद कहला जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसा कथन जो व्यक्तित्व भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है, वह कथन बताना है। व्यक्ति विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, या व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। तो आप जानते हैं ऐसा कथन जो व्यक्तित्व भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं दिया गया है। देखिए व्यक्तित्व विशेष प्रकार के भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भी भिन्न होते हैं, और व्यक्ति विशेष प्रकार कोटि दोनों में भिन्न हो सकते हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन दिया गया है कि व्यक्ति विशेष ना तो कोटि ना ही प्रकार में भिन्न होते, तो ये गलत कथन दिया गया है, सत्य कथन नहीं दिया गया है, इसलिए डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न है। हमसे कुछ लोग या कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं, कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं, कुछ लोग कमज़ोर हैं। ये कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा? बुद्धि एवं लैंगिक भिन्नता, बुद्धि प्रजाति विभिन्नता, व्यक्तित्व विभिन्नता, या व्यक्तित्व प्रगतिशीलता की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं यह व्यक्तित्व भिन्नता कहला जाएगी, क्योंकि कुछ लोग लंबे हैं, छोटे हैं, गोरे हैं, काले हैं, मजबूत हैं, कमज़ोर हैं, ये व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं। ठीक है साथियों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है। यह सिद्धांत किससे संबंधित होगा? व्यक्तित्व विभिन्नता से होगा, बुद्धि के सिद्धांतों से होगा, वंशानुक्रम से होगा, या पर्यावरण से हो जाएगा। तो हम सभी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह जो सिद्धांत कहला जाएगा यह व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत हो कहला जाएगा। पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास के व्यक्तित्व भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पर्यावरणीय कारकों का या पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, या वंशागत विशेषताओं पर विचार कला जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विकास के व्यक्तित्व भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना महत्वपूर्ण हो जाएगा। सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तित्व विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक है वह जैविक है, मनोवैज्ञानिक है, सजातीय है, या सांस्कृतिक हो जाएगा। तो मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तित्व भिन्नताओं के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वह साथियों हो जाएगा सांस्कृतिक। अब आप बोलेंगे सांस्कृतिक क्यों होगा, आप बता देते हैं। मार्गरेट मीड अमेरिका के सांस्कृतिक क्या है, नृवैज्ञानिक थी, और सैद्धांतिक रूप से मीड का विमर्श अपनी सहयोगी विद्वान मित्र रूथ एवं बेनेडिक्ट की तरह ही मनोवैज्ञानिक मानव शास्त्र की श्रेणी में आता है। तो आई होप समझ गए होंगे। हो सकता है पहली बार प्रश्न आप लोग श्रवण कर रहे हों या फेस कर रहे हों। फटाफट कमेंट करें, फीडबैक करें, अपने स्कोर को जांचें परखें, प्रिपरेशन को अग्रसर करें और एग्ज़ाम फतह की ओर, सिलेक्शन की ओर अपने प्रिपरेशन को जो रास्ता है उस ओर ले चलें, उस ओर अग्रसर हों। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व भिन्नताओं का जो प्राथमिक कारण होता है वह पर्यावरणीय प्रभाव होता है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया होती है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति कोड होता है। यह जन्मजात विशेषताएं होती है। देखिए आप सभी जानते हैं व्यक्तित्व भिन्नता का जो प्राथमिक कारण होता है
वह आनुवंशिकता एवं पर्यावरण इन्वायरमेंट के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया होती है। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आमतौर पर सभी कक्षाओं में विविधता होगी। आप लोगों को जब नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बंधु बनेंगे, तो आप लोग देखेंगे आमतौर पर यानी सामान्य तौर पर सभी कक्षाओं में विविधता होगी। उस आयाम को पहचानने जो बहुत अधिक विविधता से संबंधित कई समस्याओं को प्रस्तुत नहीं करता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक, सामाजिक मान्यताएं या पुष्टि योग्यताएं। तो आमतौर पर सभी कक्षाओं में जो विविधता होगी वह सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की हो सकती है, सामाजिक मान्यताओं पर हो सकती है, पुष्टि योग्यताओं पर हो सकती है, लेकिन भौगोलिक स्थिति से संबंधित समस्या या प्रस्तुत नहीं करता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है साथियों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो क्षेत्र होता है वह लिंग भेद है, शारीरिक रचना है, मानसिक योग्यताएं हैं या उपरोक्त सभी हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे प्यारे मित्र की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो क्षेत्र होता है वह लिंग भेद भी होता है, शारीरिक रचना भी होती है, मानसिक योग्यताएं भी होती है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त ये सभी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के हो सकते हैं, सीखने के हो सकते हैं, चरित्र के हो सकते हैं या उपरोक्त सभी के हो सकते हैं। तो एक कक्षा है, मान लीजिए उस कक्षा में जो व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, एरिया हो सकता है, वह किसके किसके हो सकते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं रुचियों के भी हो सकते हैं, सीखने के भी हो सकते हैं और चरित्र के भी हो सकते हैं, अर्थात उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, आज के कक्षाओं में छात्र के बीच जो है सांस्कृतिक, जाति, नस्ली और किसकी एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है। तो सांस्कृतिक, जाति, नस्ली, सक्रियता, समानताएं, विविधता या निरंतर का एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है। तो आप सभी जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। जब यहाँ पे सांस्कृतिक की बात कर रहे हैं, जाति और नस्ली की बात कर रहे हैं, तो इनकी क्या हो जाएगी, विविधता की एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए। परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में या बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए, आप एक शिक्षक हैं, आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो आपको जानना है परेशानी एक निगेटिव है, समस्या भी निगेटिव है, बाधा निगेटिव है, लेकिन संसाधन एक पॉजिटिव दिया गया है। तो आपको समझना चाहिए पेडागोजी शिक्षा शास्त्र में पॉजिटिव जो हमारा ऑप्शन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन प्रश्न किया जा रहा है, तो आपका पॉजिटिव उत्तर देना भी अनिवार्य हो जाता है। तो भारत में अधिकांश कक्षाएं जो बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए, तो संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, तो यह स्थिति उत्पन्न करती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना, विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, अध्यापक में कुंठा की बात कर रहे हैं या सीखने के समस्त संसाधन की बात कर रहे हैं। तो एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी यह स्थिति उत्पन्न करती है, क्या करती है, सीखने के समस्त संसाधन जो है उत्पन्न करती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। 25 प्रश्न कर चुके हैं और 5 प्रश्न और करना है, टोटल 30 प्रश्न करेंगे। क्योंकि बाल विकास CDP में 25 प्लस का स्कोर करना है, तो प्रत्येक क्वेश्चन का, सेशन का, प्रत्येक प्रश्न का, प्रत्येक टॉपिक का, प्रत्येक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। अध्ययन की दृष्टि से जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व होता है वह विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था का होता है। व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना या विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। देखिए, जब भी हमारे आंखों के सामने क्वेश्चन में उपरोक्त सभी आता है या ये सभी आता है, तो बस हमारा एक ही मन करता है कि बस यही ऑप्शन सही होगा। लेकिन प्रश्न को समझे, ऑप्शन को देखें, क्या एक ही, अगर 2 ऑप्शन मेल खा रहे हैं तो समझ लीजिए उपरोक्त सभी वाला सही हो जाएगा। तो अध्ययन की दृष्टि से जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व होता है, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था का भी हो सकता है, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना भी हो सकता है या व्यक्तिगत बुद्धि के अनुसार हो सकता है, विद्यार्थियों का समरूप समूहों का वर्गीकरण, तो ये उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है। मूल्य व्यवस्था, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण की बात कर रहे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न अवस्थाओं की बात कर रहे हैं या बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो प्रजातिगत
प्रजाति मतलब जो प्रजा हो गई उसकी जो जातियां हैं उसके अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में इनमें से क्या मददगार साबित नहीं होगा। तो अगर विभिन्नता समझना है, ठीक है, तो क्या मददगार नहीं हो सकता, बुद्धि मददगार इसमें नहीं होगी, क्योंकि बुद्धि में विभिन्नता हम नहीं समझ पाएंगे। मूल व्यवस्था में समझ पाएंगे, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण में समझ पाएंगे और अधिगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न अवस्थाओं पर समझ पाएंगे, लेकिन बुद्धि पर नहीं समझ पाएंगे। और यही नहीं यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता को जानने के प्रयास की बात करेंगे। व्यक्तिगत आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे। उपर्युक्त दोनों की बात कर रहे हैं या साथियों इनमें से किसी नहीं की बात कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की जो भूमिका होनी चाहिए व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता को जानने का प्रयास पर होनी चाहिए। व्यक्तिगत आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश पर होना चाहिए। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों पर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने या समझ सकता है। तो एक अध्यापक, शिक्षक बंधु किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आँखों के संपर्क के आधार पर समझ सकता है, बुद्धि के आधार पर समझ सकता है, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकता है या गृह कार्य के आधार पर समझ सकता है। देखिए समुदाय आधारित दिया गया है, तो समुदाय आधारित जो व्यक्तिगत भिन्नताएं वो कैसे समझ सकता है, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकता है। सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आइए 30वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर इस क्लास का अंतिम प्रश्न है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। ये सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती है। यह व्यक्तिगत भिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर यह एक दिशा की ओर झुक जाता है। या कह सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं जो होती है वंशानुक्रम के कारण होती है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित इनमें जो कथन सही है, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में इनमें विभिन्नता हो सकती है। भले भी बुद्धि स्तर समान है, सभी का IQ लेवल 120 है या 100 है या 140 है, लेकिन साथियों इनमें उपलब्धियों में भी विभिन्नताएं हो सकती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन। 30 में से आप लोगों को फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं आपके साथ जयसवाल सर, आने वाली क्लासेज बेस्ट होने वाली है। जल्दी आपके CDP बाल विकास के प्रैक्टिस सेट होगी जो समस्त कंसेप्ट से 30 प्रश्न लिए जाएंगे। और मैथ्स की प्रैक्टिस सेट चल ही रही है आपकी, साथ ही साथ हिंदी पेडागोजी की प्रैक्टिस सेट चल रही है, साथ ही साथ आपके संस्कृत की भी प्रैक्टिस सेट और पर्यावरण की स्टार्ट होने जा रही है। तो ये सारे प्रैक्टिस सेट जो हैं हमें 25+ का स्कोर देंगे और आउट ऑफ 150 में से 125+ का स्कोर देंगे, क्योंकि सिलेक्शन एग्जाम फतेह करना है तो इतना तो करना पड़ेगा। अपने सपने को साकार करना है, अब ये समय है अपने जज्बा को दिखाने का, अपने जोश को जगाने का और अपने उज्जवल भविष्य को संवारने का। मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।